सबसे पहला क्वेश्चन है, नस बर्लिंडा इज असाइंड टू केयर ए 41-year-old क्लाइंट हु हैज़ डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस। देखो 41 ईयर का ओल्ड का एक जो है पेशेंट है, उसको क्या है, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम साथ में हाईलाइट करते चलेंगे ताकि क्वेश्चन जो है वो समझने में अपने को आसानी रहे। द नर्स रिव्यू द लेबोरेटरी रिजल्ट। नर्स क्या चेक कर रही है, उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन चेक कर रही है, लेबोरेटरी रिजल्ट देख रही है। एंटिसिपेटिंग ए लेबोरेटरी रिपोर्ट दैट इंडिकेट ए सीरम अमाइलेज लेवल ऑफ। तो लेबोरेटरी टेस्ट जो भी है उनमें वो क्या चेक कर रही है, सीरम अमाइलेज का लेवल जो है वो चेक कर रही है। ठीक है, तो हमें ये नीचे दिए गए जो ऑप्शन जो हैं उनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो है लेबोरेटरी रिजल्ट जो है वो उस पर हमें ध्यान देना है, उसको हमें जो है देखना है। तो देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है 45 यूनिट पर लीटर। ठीक है, सीरम अमाइलेज का लेवल देखना है हमें, और पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 45 यूनिट पर लीटर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 100 यूनिट पर लीटर। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है 300 यूनिट पर लीटर, और फिफ्थ ऑप्शन कह रहा है 500 यूनिट पर लीटर। तो देखो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए समय सबसे पहले हमें जो है वो चाहिए सीरम अमाइलेज जो है उसका नॉर्मल लेवल क्या होता है। तो इसका नॉर्मल लेवल जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है। किसी जगह जो है आपको मिलेगा 30 से 110, ठीक है, इसका नॉर्मल वैल्यू, या फिर कहीं होता है 40 टू 140। ठीक है, तो अपन अगर हाईएस्ट वैल्यू भी अगर माने 40 टू 140 तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें चेक करना है कि कौन सा लेबोरेटरी वैल्यू है जो क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस में हमें देखने को मिलेगा। तो देखो 45 जो है वो विद इन नॉर्मल रेंज है, अगर आप ये वैल्यू मानते हैं तो भी वो नॉर्मल रेंज में है, और अगर ये आप मानते हैं तो भी नॉर्मल रेंज में है। 100 यूनिट पर लीटर ये भी दोनों में क्या है, नॉर्मल रेंज में है। ओके, बात करते हैं 300 यूनिट पर लीटर की और 500 यूनिट पर लीटर की। ऑप्शन दो ही यहाँ पे राइट होंगे, या तो 300 वाला राइट है या फिर कौन सा है 500 वाला राइट है। तो देखो क्या होता है कि जब ये क्या क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस जब होता है तो सीरम अमाइलेज का जो लेवल है वो लगभग 3 गुना जो है वो बढ़ता है। कितने गुना बढ़ता है, 3 गुना। जबकि एक्यूट जो होता है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का जो केस होता है वहाँ पे इसका लेवल 5 गुना तक बढ़ता है। कितने गुना तक बढ़ता है, 5 गुना। तो अब आप देखो केस जो है हमें क्या कह रहा है, कितना जो है लेवल हमें असेस करना है, वो क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस जो है उसके अकॉर्डिंग हमें असेस करना है। और जैसे कि मैंने यहीं बताया आपको कि क्रोनिक जो पेनक्रेटाइटिस है वहाँ पे लगभग 3 गुना तक जो है लेवल बढ़ जाता है। तो 3 गुना में इनमें से कौन सी रेंज आ रही है, दोनों में से 300 वाला। कौन सी रेंज आ रही है, 300 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 300 यूनिट पर लीटर। तो 500 यूनिट अगर पर लीटर आंसर होता तो वो किसके बारे में पूछ रहा होता, वो पूछ रहा होता एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के बारे में। ठीक है, अगर एक्यूट अगर आपसे पूछे एग्ज़ाम में तो उसका लेवल जो है वो 5 गुना तक बढ़ता है। अगर यहाँ पे क्रोनिक ना पूछ के अगर अपन से एक्यूट पूछा होता तो इसका आंसर होता क्या, 500 यूनिट पर लीटर। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए मेल क्लाइंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी हैज़ बीन एडवांस्ड ए क्लियर लिक्विड डाइट टू ए फुल लिक्विड डाइट। कि सर्जरी हो चुकी है, रिकवरी पीरियड में एक पेशेंट है और उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं क्लियर से फुल जो है लिक्विड डाइट पे, फुल लिक्विड डाइट पे उसको अपने को शिफ्ट करना है। ठीक है, द क्लाइंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द डाइट चेंज। तो क्लाइंट जो है वो भी देखना चाहता है कि क्या डाइटरी चेंजेस होने वाला है, बिकॉज ही हैज़ बोर्ड विद द क्लियर लिक्विड डाइट। क्योंकि वो जो है ऊब गया है, बोर हो गया है
क्लियर लिक्विड डाइट से, वो भी एक फुल लिक्विड डाइट लेना चाहता है। जो अभी जो उसके करंट में जो भी क्लियर लिक्विड डाइट चल रही है उसको भी वो चेंज करना चाहता है, क्योंकि वो खुद भी बोर हो गया है उस चीज़ से। द नर्स वुड ऑफर विच फुल लिक्विड आइटम टू द क्लाइंट। तो देखो इनमें से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से वो क्या सजेस्ट करेगी। देखो ऑप्शन ये कह रहा है कि इनमें से, शॉर्ट एंड स्वीट बोलूँ तो इनमें से ये पूछ रहा है कि इनमें से फुल लिक्विड डाइट कौन सी है। तो टी, देखो सबसे पहला होता है लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट जो भी होती हैं वो होती हैं क्लियर लिक्विड डाइट, चाहे वो पार्शियल हो चाहे फुल हो। क्लियर का मतलब ये है कि वो बिना मिलावट वाली, कि ओनली एंड ओनली किसी एक चीज़ से जो बनती हैं वो होती है लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट। ठीक है, तो टी जो है वो जो है क्लियर लिक्विड डाइट है, ना कि फुल लिक्विड डाइट है। ठीक है, जेलेटिन जो है वो भी आर्टिफिशियल जो है होता है। कस्टर्ड जो है वो नेचुरल होता है, और ये है कि लिक्विड डाइट का एग्जाम्पल है। और पॉप्सिकल मीन्स होता है आइसक्रीम से बने हुए जो आते हैं। ठीक है, बच्चे जो खाते हैं गोले वगैरह जो भी हैं आइसक्रीम से बने हुए, वो होते हैं क्या, पॉप्सिकल्स। तो यहाँ पे अगर क्लियर लिक्विड डाइट देखा जाए जिसको एक पेशेंट शिफ्ट कर सकती है, तो वो टी नहीं है बिल्कुल भी, जिलेटिन नहीं है, और पॉप्सिकल नहीं है। वो उसको कस्टर्ड जो है उसके लिए बोल सकती है नीचे दिए गए ऑप्शन में से। तो इसका भी है क्या होगा, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स जूवी इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सिरोसिस ऑफ लीवर। कि सिरोसिस ऑफ लीवर जो है उसका एक पेशेंट है। टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिसऑर्डर द नर्स टीच द क्लाइंट अबाउट फूड दैट हाई इन थायमिन। तो नर्स जो है वो उसको हाई थायमिन डाइट जो है वो लेने के लिए कह रही है। द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट हैज़ बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइटरी मेजर टू फॉलो इफ़ द क्लाइंट स्टेट एन इंटेंशन टू इंक्रीज द इंटेक ऑफ। तो नर्स ये कब मानेगी कि क्लाइंट जो है थायमिन रिच डाइट के बारे में जान गया है, कि जब पेशेंट क्या खाने को बोले। ठीक है, पेशेंट जो है वो क्या खाने को बोले, कि पेशेंट ये बोले कि हाँ मैं ये खाऊंगा जिसमें कि थायमिन ज़्यादा होता है, तो पेशेंट क्या बोलेगा कि कौन सी ऐसी डाइट है जो रिच इन थायमिन होती है। ऑप्शन ए अपना बोल रहा है क्या, पोर्क जो है वो थायमिन रिच होता है, या मिल्क जो है वो थायमिन रिच होता है, या चिकन में थायमिन ज़्यादा होता है, या ब्रोकलाई जो है क्या ब्रोकली जो है उसमें जो है थायमिन ज़्यादा होता है। तो देखो सबके बारे में हम पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन जो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन जो है पोर्क। पोर्क जो है वो उसमें हाई अमाउंट में देखने को मिलता है थायमिन। क्या देखने को मिलता है, थायमिन। मिल्क जो है उसमें जो है वो विटामिन ए, डी और B12 ज़्यादा मात्रा में होता है, थायमिन कम होता है। चिकन जो है उसमें B6 और B12 विटामिन ज़्यादा होता है। ब्रोकलाई की अगर अपन बात करें तो ब्रोकली जो है उसमें विटामिन सी भी होता है, ई भी होता है, और विटामिन के जो है थोड़ी मात्रा में वो भी होता है। बट इन देखो यहाँ पे जो है बात करें तो थायमिन रिच जिसको हम कह सकें वो क्या होता है, वो होता है पोर्क। क्या होता है, पोर्क। पोर्क जो है उसमें थायमिन जो है उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नर्स चेक फॉर रेसिडुअल बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ए बोलस ट्यूब फीडिंग टू ए पेशेंट विद नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो लगी है पेशेंट में और इसमें बोलस फीडिंग अपने को देनी है, एंड ऑब्टेन ए रेसिडुअल अमाउंट ऑफ 150 ml। और तो नर्स ने जब एस्पिरेट किया एनजी ट्यूब से तो 150 ml जो है वो रेसिडुअल अपने को मिला। व्हाट इज एन एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द नर्स टू टेक। क्या पूछा है, एप्रोप्रिएट एक्शन पूछा है कि इस स्थिति में नर्स जो है वो क्या करेगी,
कि नर्स को बोरस फीडिंग का ऑर्डर मिला है, बट नर्स ने जब गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पायरेट करके देखे तो 150 ml जो है वो वहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम अभी भी है। जो पिछला फीडिंग दिया था उसका अभी भी 150 ml जो है वो रेसिडुअल बचा है। तो नर्स क्या करेगी? नर्स क्या जो फीडिंग है उसको होल्ड कर देगी, या फिर जो अमाउंट है उसको जो 150 ml जो आया है उसको वापस डाल के और फीडिंग देगी, या पेशेंट का जो हेड है उसको 45 डिग्री एलिवेट कर देगी और जो है फीडिंग दे देगी, या फिर वो क्या करेगी कि जो अमाउंट 150 ml हमें मिला है उसको डिस्कार्ड कर देगी और नई फीडिंग जो है वो पेशेंट को दे देगी। तो ऑप्शन 4 आपको अपने सामने मिल गए। तो समझो, तो देखो नॉर्मल क्या होता है कि जब भी हम राइस ट्यूब फीडिंग करवाते हैं तो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन ये है कि जब भी अबोव 100 ml कि जब भी अबोव 100 ml हमें रेसिडुअल अमाउंट देखने को मिलता है तो हम फीडिंग को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। ठीक है, फिर हम आधे 1 घंटे का वेट करेंगे और फिर दोबारा से एस्पिरेट करके देखेंगे। जब तक कि एस्पिरेशन अमाउंट बिलो 100 ml ना हो जाए तब तक हम क्या करते हैं? नई फीडिंग नहीं देते हैं। तो आंसर मेरे ख्याल से आपको मिल गया होगा। क्या है? होल्ड द फीडिंग जो है वो इसका राइट आंसर है। बी जो है वो राइट आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो हमने लिया है वो तो रीस्टिल कर देंगे। ठीक है, जो हमने 150 ml फ्लूइड एस्पिरेट कर लिया वो तो रीस्टिल करना ही करना है, बट हमें नई फीडिंग और नहीं देनी है। तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी क्यों गलत हुआ? ऑप्शन सी कह रहा है कि अगर फीडिंग मिल गई है तो मिल गई है। ठीक है, आप उसको 45 डिग्री पे उसको पोजीशन दे दीजिए और जो है फीडिंग करवा दीजिए कि फाउलर पोजीशन पेशेंट को दे दो और फीडिंग करवा दो। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी राइट नहीं है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड गाइडलाइन जो है वो ये हमें कहती हैं कि अबव 100 ml जब रेसिडुअल वॉल्यूम मिले तो अपने को जो है फीडिंग नहीं करवानी है। फोर्थ राइट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रेसिडुअल अमाउंट जो है उसको हम कभी भी डिस्कार्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए नर्स इज इंसर्टिंग ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इन एन अडल्ट मेल। देखो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है नर्स वो इंसर्ट कर रही है अडल्ट मेल में। ड्यूरिंग द प्रोसीजर द क्लाइंट बिगिन टू कफ। लेकिन जैसे ही उसने इंसर्ट किया वैसे ही जो है क्लाइंट को क्या हुआ? कफ हुआ, खांसी होने लग गई। एंड डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, और साथ में ब्रीदिंग में क्या होने लग गई? उसको डिफ़िकल्टी होने लग गई। विच एप्रोप्रिएट एक्शन नर्स शुड टेक। तो कौन सा ऐसा जो है एप्रोप्रिएट एक्शन है जो नर्स करेगी? यहाँ भी एप्रोप्रिएट एक्शन पूछा है कि एक नर्स जो है वो राइस ट्यूब जो है वो पेशेंट में इंसर्ट कर रही थी, तो पेशेंट ने कफिंग जो है वो स्टार्ट कर दी और साथ में रेस्पिरेटरी उसको डिस्ट्रेस जो है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी होने लग गई है। तो इस स्थिति में नर्स क्या करेगी? ऑप्शन ए बोल रहा है कि क्विकली इंसर्ट द ट्यूब, कि इसी स्थिति को जो है इग्नोर करते हुए वो फटाफट से एनजी ट्यूब इंसर्ट कर देगी। तो ऐसा हम नहीं करते हैं। क्या करते हैं? क्या नहीं, हम वेट करते हैं कि कफिंग और जो है वो क्या सबसाइड हो जाए। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करें, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। क्या ये ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे इतनी इमरजेंसी है कि हमें जो है अपना जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये एक नॉर्मल थिंग है कि जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो जो है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, साथ में पेशेंट को कफिंग भी हो सकती है। कब होती है? जब वो ट्रैकिया में चली जाती है। तो ये भी एक नॉर्मल चीज़ है, यहाँ पे फिजिशियन को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी भी अपना राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी बोल रहा है, रिमूव द ट्यूब एंड री इंसर्ट व्हेन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसाइड। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि उस ट्यूब को वापस पूरा निकाल लो, रिमूव कर दो कम्प्लीटली, और जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जब फिनिश हो जाए, जब सबसाइड हो जाए, उसके बाद हमें जो है दोबारा से ये प्रोसीजर रिपीट करना है। ऑप्शन 4 हमें क्या कह रहा है? ऑप्शन 4 कह रहा है कि पुल बैक द ट्यूब एंड वेट अंटिल द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसाइड। ऑप्शन 4 हमें ये कह रहा है कि ट्यूब को थोड़ा सा निकाल लेंगे। देखो रिमूव नहीं कर रहे,
रिमूव नहीं किया है। नंबर 4 ऑप्शन जो है वो ये कह रहा है कि रिमूव नहीं करनी है, पुल बैक करना है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ट्यूब जो है वो इतनी इंसर्ट कर दी है, तो इसको थोड़ा सा वापस निकाल लो, यहाँ तक ले आओ, ठीक है, और फिर यहीं पे ही इसको रखो, मीन्स माउथ में ही इसको रखो। और कब तक रखो? जब तक कि पेशेंट के रेस्पिरेटरी जो डिस्ट्रेस है वो सबसाइड नहीं हो जाए। तो आप बताइए कि इसमें से क्या ऑप्शन ठीक रहेगा। आपने राइस ट्यूब का जो है प्रोसीजर पढ़ा है, कैसे कैसे करते हैं। तो देखो ऑप्शन सी और डी में से राइट है, बट कौन सा राइट है? देखो जब भी हम राइस ट्यूब इंसर्ट करते हैं, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि जहाँ पे पेशेंट को कफिंग या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, तो कभी भी ट्यूब को पूरा रिमूव नहीं करते हैं, उसका पूरा कंप्लीटली माउथ से रिमूव जो है वो ट्यूब नहीं करते हैं। हम सिर्फ थोड़ा सा पुल बैक कर लेते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा गया होगा ट्यूब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तभी उसको कफिंग स्टार्ट हो गई। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो 1-2 सेंटीमीटर हमने अभी जो इंसर्ट किया है उसको वापस पुल बैक कर लेंगे। कंप्लीटली जो है माउथ से ट्यूब रिमूव नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो होगा 4 नंबर, डी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स रयान इज असेसिंग फॉर द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। कि एक नर्स जो है उसका नाम ये है जिसने कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो एक पेशेंट में इंसर्ट की है। द नर्स एस्पायरेट द स्टोमक कंटेंट, नर्स ने स्टोमक कंटेंट जो है वो एस्पायरेट किया है। एंड चेक कंटेंट फॉर पीएच, और जो भी कंटेंट जो उस ट्यूब में आया है बैक फ्लो के द्वारा, उसकी वो क्या कर रही है, पीएच चेक कर रही है। द नर्स वेरीफाई करेक्ट ट्यूब प्लेसमेंट इफ़ विच पीएच वैल्यू इज इंडिकेटेड। कि नर्स कब मान लेगी कि हाँ जो मैंने ट्यूब इंसर्ट की है वो स्टोमक में ही गई है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे HCl जो होता है स्टोमक में, उसकी क्या पूछी है, उसकी पीएच पूछी है। क्या पूछी है? पीएच पूछना चाह रही है, ठीक है। और स्टोमक में जो भी HCl एसिड होता है उसकी पीएच हमेशा 1.5 टू 3.5 के बीच होती है। कितनी होती है? 1.5 टू 3.5। मीन्स अगर कहूँ तो ये होता है हाईली एसिडिक। क्या होता है? हाईली एसिडिक होता है। तो अब आपके सामने 4 वैल्यू हैं, इनमें हाईली एसिडिक आप छांट लो। देखो 7 जो है वो क्या है, न्यूट्रल पीएच है, ठीक है, मीन्स एसिडिक तो है, हल्का सा एसिडिक है, ठीक है। 7.35 जो है वो लगभग लगभग नॉर्मल है, और 7.5 जो है वो एल्कलाइन पीएच है, ठीक है, क्योंकि आपने पीएच जो है वो यहाँ पढ़ा होगा। 0 से 7 हम नॉर्मल मानते हैं, और 14 जो है ये, तो 7 से बिलो। तो देखो 7 एग्जैक्ट जो है उसको हम न्यूट्रल नहीं मानते हैं। न्यूट्रल हम किस में मानते हैं? ब्लड की पीएच क्या होती है? 7.35 टू 7.45। तो वो जो वैल्यू है उसको नॉर्मल मानते हैं। उससे नीचे जो भी होगी वो क्या होगा, वो एसिडिक होगा, और उसके ऊपर जो भी होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। इसके ऊपर क्या बढ़ेगा? बेस बढ़ेगा। इसके नीचे क्या बढ़ेगा? एसिड बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर देखें हम हाईली एसिडिक, और वैसे भी जो है यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि 3.5 से कम, तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखा है 3.5, ठीक है। तो ये स्टोमक की पीएच अगर वहाँ पे मिलेगी तो उसको करेक्ट जो है प्लेसमेंट का पता चल जाएगा कि हाँ मैंने जो ट्यूब इंसर्ट की है वो कहाँ है, वो स्टोमक में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, नर्स प्रिपेयरिंग टू रिमूव ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। देखो वहाँ पे इंसर्ट का क्वेश्चन था, यहाँ पे रिमूव का क्वेश्चन है कि एक नर्स जो है वो रिमूव कर रही है ट्यूब फ्रॉम ए फीमेल क्लाइंट। क्लाइंट क्या है? फीमेल है। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग जस्ट बिफोर द नर्स रिमूव द ट्यूब, ठीक है। तो नर्स जब ट्यूब रिमूव कर रही है तो उस समय वो पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करने के लिए कहेगी, क्या करने के लिए कहेगी, ठीक है। ऑप्शन ए अब हमें कह रहा है क्या वो उसको एक्सहेल करने के लिए बोले, कि उसको बोलेगी कि लंबी सांस छोड़ो, ठीक है, या फिर उसको इनहेल करने के लिए बोलेगी और साथ में एक्सहेल क्विकली के लिए बोलेगी। ऑप्शन सी है टेक एंड होल्ड ए डीप ब्रीथ, ठीक है, या फिर उसको वो ये बोलेगी कि जो है आप एक लंबी सांस लेके उसको रोक के रखो और फिर वो ट्यूब निकालेगी।
ऑप्शन 4 जो है वो कह रही है कि उसको वल्सलवा जो मैन्यूवर है वो करने के लिए कहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, ऑप्शन है। तो देखो पहला है एक्सेल करने के लिए नहीं कहती है। हमेशा जब भी हम ट्यूब रिमूव करते हैं तो इंटरनल जो प्रेशर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। हम हमेशा लंग्स में जो हैं वो एयर जो है वो फिल करवाते हैं, भरवाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्सेल आ गया। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि जो है एयर होनी चाहिए ताकि अंदर जो है प्रेशर क्रिएट हो और इजीली जो है ट्यूब वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे एक्सेल आ गया, यहाँ पे एक्सेल आ गया, तो दोनों ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कट गए। नंबर 3 जो है वो है टेक एंड होल्ड ए डीप ब्रीथ, कि आप जो है एक लंबी सांस लें और उसको होल्ड करके रखें। इतने में क्या करेगी, एक नर्स जो है वो ट्यूब रिमूव कर देगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका सी। क्या राइट आंसर है, सी। ठीक है, और वल्सलवा मैन्यूवर जो है उसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, बिल्कुल भी ये यहाँ रेलिवेंट नहीं है। वल्सलवा मैन्यूवर आप जानते हैं कि एक जो है श्वास हमने को लेनी है, मुंह को बंद करना है, नाक को बंद करना है और मुंह में हवा भरनी है। ठीक है, वो होता है क्या, वल्सलवा मैन्यूवर। ये तो कहीं से भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, सी। नेक्स्ट है ए नर्स प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन थ्रू नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। भाई एनजी ट्यूब से हमें क्या करना है, मेडिसिन देनी है। ठीक है, दैट इज़ कनेक्टेड टू ए सक्शन। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि वो जो ट्यूब है वो सक्शन से कनेक्टेड है। ट्यूब टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन द नर्स वुड। तो अब नर्स अगर वो मेडिसिन देना चाहेगी पेशेंट को तो नर्स क्या करेगी। ठीक है, पहला ऑप्शन हमें कह रहा है पोजीशन द क्लाइंट सुपाइन टू असिस्ट इन मेडिकेशन एब्जॉर्प्शन। क्या पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन देंगे और जो है उसको मेडिसिन हम देंगे। नंबर 2 ऑप्शन हमें बोल रहा है एस्पायरेट द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्टर टू मेंटेन पेटेंसी, कि मेडिसिन देने के बाद एनजी ट्यूब को एस्पायरेट करना है ताकि एनजी ट्यूब की पेटेंसी जो है वो बनी रहे। ऑप्शन सी हमें कह रहा है क्लैंप द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर 30 मिनट फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। ऑप्शन सी हमें ये बोल रहा है कि 30 मिनट तक जो है क्लैंप कर देंगे ट्यूब को, वापस से सक्शन से अटैच नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हमें बोल रहा है चेंज द सक्शन सेटिंग टू लो इंटरमिटेंट सक्शन फॉर 30 मिनट आफ्टर द मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन डी हमें ये कह रहा है कि जैसे ही मेडिसिन हमने दी वैसे ही फटाफट उसको आधे घंटे के लिए लो इंटरमिटेंट सक्शन पे एनजी ट्यूब को जोड़ दो। तो ये ऑप्शन हैं 4 जिनको डिटेल में मैंने बता दिया। अब आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप समझ गए, दोबारा बता देता हूँ। एनजी ट्यूब से हमें क्या देना है, मेडिसिन देना है, लेकिन वो एनजी ट्यूब सक्शन से जुड़ी है। ठीक है, तो उस सिनेरियो को लेके जो है ये क्वेश्चन है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं सारे ऑप्शन को। पहला है ऑप्शन ए, इसमें क्या है कि सुपाइन पोजीशन देंगे पेशेंट को और फिर जो है मेडिसिन देंगे। तो देखो जब भी एनजी ट्यूब लगी होती है तो सुपाइन पोजीशन हम देने से अवॉइड करते हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये माउथ है। ठीक है, ये माउथ है, यहाँ पे ये अपना क्या है, स्टोमक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक स्पिंक्टर। क्या होता है, कार्डियक स्पिंक्टर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने CS। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डली हुई है तो नॉर्मल कंडीशन में ये बंद होता है, लेकिन ट्यूब डली है तो इसलिए यह कि क्या होगा, ये स्लाइटली ओपन होगा कार्डियक स्पिंक्टर। तो जैसे ही पोजीशन सुपाइन में आएगा वैसे ही क्या होगा, रिगर्जिटेशन होगा। क्या होगा, रिगर्जिटेशन होगा। जो भी यहाँ स्टोमक में जो भी कंटेंट है वो वापस से बैक फ्लो होगा। तो बैक फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एस्पायरेशन के चांसेज होंगे। क्या होंगे, एस्पायरेशन के चांसेज होंगे। तो ऑप्शन ए अपना कतई सही नहीं है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है हमें, एस्पिरेट द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू मेंटेन पेटेंसी, कि पेटेंसी को मेंटेन रखने के लिए हमें जैसे ही हमने मेडिसिन दी वैसे ही हमें वापस से जो है वो कंटेंट जो है एस्पिरेट कर लेना है।
ठीक है। तो अब ये बताओ, अगर वापस एस्पिरेट ही करना था तो मेडिसिन क्यों दी? क्योंकि एस्पिरेट करेंगे तो जो मेडिसिन हमने दी है वो भी इसके साथ में वापस आ जाएगी ना, एस्पिरेशन के साथ में वापस आ जाएगी। तो मेडिसिन का कोई असर हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ। तो मेडिसिन देने का कोई यहाँ मतलब ही नहीं है। ऑप्शन बी भी गलत हो गया। क्लैंप द नेजोगेस्टिक ट्यूब फॉर 30 मिनट फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। ऑप्शन सी हमें ये कह रहा है कि जैसे ही हमने मेडिसिन दी तो कम से कम 30 मिनट के लिए जो है वो ट्यूब को क्लैंप करने दो। ठीक है, क्लैंप कर दो। क्लैंप क्यों कर दो? ताकि जो मेडिसिन दी है वो स्टमक में क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। डी ऑप्शन हमें क्या बोल रहा था कि जैसे ही हमने मेडिसिन दी वैसे ही राइस ट्यूब को सक्शन से जोड़ दो। अरे आप सक्शन से जोड़ दो चाहे मैनुअल एस्पायरेट कर लो, बात तो बराबर ही है। जो मेडिसिन हमने दी वो वापस आ जाएगी ना। अगर सक्शन से जोड़ दोगे तो भी वो वापस आ जाएगी, तो मेडिसिन देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब आपके सामने है सारा रैशनल। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए फीमेल क्लाइंट विथ ईसोफेजियल वेरिसेज। क्या है? ईसोफेजियल वेरिसेज है। ठीक है। हु जस्ट हैड संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। जिसको हमने क्या लगा रखा है? संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब जो आती है, ट्रिमल ल्यूमेन जो आती है, वो हमने लगा रखी है। द नर्स गैदर सप्लाइज नोविंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम मस्ट बी कैप्ट एट द बेड साइड। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार आया हुआ है, बहुत ही बार आया हुआ है। ठीक है, कि संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब जो है वो इंसर्ट की हुई है पेशेंट को। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये है कि हमें बेड साइड पे क्या चीज़ रेडी रखनी है कि बाई चांस कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो हमें कौन सी चीज़ हेल्प करेगी फटाफट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमें बोल रहा है एन ऑब्ट्यूरेटर। एन ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर आप जानते हैं क्या होता है? ऑब्ट्यूरेटर एक ईटी ट्यूब जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो जो प्लास्टिक का जो पार्ट होता है जिसकी हेल्प से हम ईटी ट्यूब जो है ट्रैक्योस्टमी ट्यूब, सॉरी ईटी ट्यूब नहीं, जो क्या ट्रैक्योस्टमी ट्यूब जब हम इंसर्ट करते हैं तो इसी की सहायता से करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? ऑब्ट्यूरेटर। ठीक है। दूसरा है ऑप्शन हमारा क्या है? कैली क्लैंप। कैली क्लैंप जो है वो भी ट्रैक्योस्टमी जो है उसी में ही काम आने आता है। किस में काम आता है? ट्रैक्योस्टमी। इरिगेशन सेट। इरिगेशन सेट का कोई यहाँ मतलब नहीं है। ठीक है, संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब है, हमें इरिगेशन थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, इरिगेशन का कोई मतलब ही नहीं है। इरिगेशन जो करने के लिए जो है हमें इतनी इमरजेंसी नहीं होती है कि मतलब जो है कोई चीज़ इरिगेशन सेट जो है वो हमें पास रखना पड़े। ऑप्शन डी है यहाँ पे क्या है? सीजर। ठीक है, सीजर का मतलब कैंची। कि बाई चांस अगर ऐसा होता है, बैलून बाई चांस इनमें से अगर कोई रप्चर हो जाता है, ठीक है, या अगर पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, होने लग जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कंप्लीट ये जो ट्यूब है उसमें जो भी बैलून फुलाए हुए हैं, बैलून इन्फ्लेट किए हुए हैं, उनको कम्प्लीटली डिफ्लेट करने के लिए हमें जो है सिरिंज से एस्पिरेट ना करना पड़े, हम उसको डायरेक्टली सीजर से कट कर देते हैं ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी ब्रीदिंग कंफर्ट मिले। ठीक है, तो उसके लिए हम हमेशा क्या है, ए पेयर ऑफ सीजर जो है वो हमेशा रेडी रखते हैं। ये इसमें भी रेडी रखते हैं और साथ में ईटी ट्यूब जो है उसका भी अगर क्वेश्चन आता है, सेम ही क्वेश्चन आता है, उसमें भी हम ये रेडी रखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे ट्रैक्योस्टमी का आए तो हमेशा ऑब्ट्यूरेटर जो है वो रेडी रखना है। क्या रेडी रखना है? ऑब्ट्यूरेटर। बिकॉज क्योंकि मीन्स कई बार जो है पेशेंट जो है वो खींच देता है क्या ट्रैक्योस्टमी ट्यूब को, या फिर वो खुद पुल आउट हो जाती है, तो हमें उसको हाथों हाथ जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंसर्ट करना होता है। तो इंसर्ट करने वाले में जो है ये जो है वो बहुत ही हेल्प करता है। ऑब्ट्यूरेटर के बिना हम उसको इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डॉक्टर स्मिथ हैज डिटरमाइंड दैट द क्लाइंट विद हेपेटाइटिस कॉन्ट्रैक्टेड द इन्फेक्शन फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड। कि एक हेपेटाइटिस का पेशेंट है और उसको कंटामिनेटेड फूड जो है उसके संपर्क में वो आया है।
उसके संपर्क में आने से उसको क्या हुआ है, हेपेटाइटिस हुआ है। द नर्स अंडरस्टैंड द क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंसिंग व्हाट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। तो देखो इतना घुमा के पूछा है, लेकिन सिंपल सी बात पूछी है कि अरे कंटामिनेटेड फूड से कौन सा हेपेटाइटिस होता है, सिंपल सी बात है। तो क्या हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी या डी? तो देखो फीको ओरल रूट से जो फैलता है वो होता है अपना क्या, हेपेटाइटिस ए। क्या, हेपेटाइटिस ए जो है वो हमेशा फीको ओरल रूट से फैलता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो है वो मोस्टली जो है ब्लड बोर्न है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस सी तो देखो ब्लड बोर्न है ही है, हेपेटाइटिस बी जो है वो भी ब्लड बोर्न है। कैसे है, जैसे कि निडल स्टिक इंजरी होती है, NSI। ठीक है, निडल स्टिक इंजरी वगैरह जो हैं उनमें भी क्या होता है, हेपेटाइटिस बी होता है। ठीक है, तो बी और सी जो है वो कंटामिनेटेड फूड के द्वारा नहीं होते हैं, ये ब्लड बोर्न हैं। ठीक है, और हेपेटाइटिस डी जो है वो भी इसी के द्वारा होता है, बट वो बहुत ही रेयर केस है। ठीक है, बहुत ही रेयरली होता है। तो इसका आंसर हमें सीधा सीधा मिल गया, हेपेटाइटिस ए। इसका रेशनल जो है मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट ऑप्शन है, ए क्लाइंट इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हेपेटाइटिस। सस्पेक्टेड है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, सस्पेक्टेड है कि उसको क्या है, हेपेटाइटिस है। विच डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट विल असिस्ट इन कंफर्मिंग द डायग्नोसिस। देखो सस्पेक्टेड था तो उसको अब हमें कंफर्म करना है। इसका मतलब सीधी सी बात ये पूछ रहा है कि हेपेटाइटिस का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है। पहला है एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल। क्या जब हमें हीमोग्लोबिन लेवल देखने को मिले तो क्या वो साइन है हेपेटाइटिस का? या एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल। क्या जब बिलिरुबिन लेवल जो है हमें बढ़ा हुआ मिले तो क्या वो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट है? या एलिवेटेड ब्लड यूरिया लेवल या BUN जब हमें बढ़ा हुआ मिले, क्या वो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है? या ESR जब हमें बढ़ी हुई मिले? तो देखो पहली बात तो ये कि जब भी हेपेटाइटिस होता है तो ESR कम नहीं होती, ESR बढ़ती है। क्या होती है, ESR हमेशा बढ़ती है। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आउट हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करें तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो हमेशा किडनी डिजीज़ में बढ़ता है, रिनल डिजीज़ में बढ़ता है। तो क्या हेपेटाइटिस एक रिनल डिजीज़ है? नहीं। तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया, यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए की बात करें, एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल। क्या हेपेटाइटिस में जब बीमारी होती है तो क्या जो है हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल मिले, कि सीरम बिलिरुबिन लेवल जब बढ़ा हुआ मिले तो क्या होगा, वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि वहाँ पे हेपेटाइटिस है। तो उसके लिए हम जो हैं वो टेस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन अपना है, द नर्स इज रिव्यूइंग द फिजिशियंस ऑर्डर रिटर्न फॉर मेल क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। कि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का एक केस है जिसके लिए फिजिशियन जो है वो ऑर्डर लिखा है। ठीक है, विच फिजिशियन ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन। तो डॉक्टर ने तो ऑर्डर लिख दिया, लेकिन नर्स जब उसको पढ़ रही है तो उसमें ऐसी क्या चीज़ देखेगी कि वो सीधा क्वेश्चन करेगी कि नहीं भाई ये केस तो इसका है, आपने ये चीज़ किस रेशनल पे लिखी है। ठीक है, तो देखो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में क्या डॉक्टर ने NPO लिख दिया तो नर्स पूछेगी कि NPO क्यों लिख दिया इसको। ऑप्शन बी, डॉक्टर ने बोला है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करने को, तो क्या उस पर क्वेश्चन करेगी। या ऑप्शन सी, मॉर्फिन सल्फेट लिखा है डॉक्टर ने, ठीक है, तो इसके बारे में पूछेगी भाई मॉर्फिन सल्फेट आपने क्यों लिख दिया है। या ऑप्शन डी हमें बोल रहा है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में कि जो है ये क्यों आपने लिखी है। ठीक है, तो पहला है देखो केस किसका है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है। क्या है,
एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। तो देखो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस जब भी होता है तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट जो है वो एनपीओ रहे। क्या रहे? एनपीओ रहे, क्योंकि अगर जैसे ही वो फूड कंज्यूम करेगा तो पेनक्रियाटिक स्टिमुलेशन जब होगा तो वहाँ से जूस वगैरह जो है वो सिक्रेट होंगे, पेनक्रियाज काम करेगा तो इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो हम इसको पेनक्रियाज को एक तरीके से किस पे रखते हैं? रेस्ट पे रखते हैं। किस पे रखते हैं? रेस्ट पे, क्योंकि ये मिनिमम से मिनिमम काम करे या काम ही नहीं करे। तो एनपीओ स्टेटस तो नॉर्मल चीज़ है, इसके बारे में क्यों पूछेगी वो। राइस ट्यूब इंसर्ट जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। क्या मॉर्फिन हम देते हैं एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में? नहीं देते। मॉर्फिन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉर्फिन जो है वो स्पिंक्टर ऑफ ओडाई जो होता है, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो स्पिंक्टर ऑफ ओडाई को कॉन्ट्रैक्ट जब ये करेगा तो क्या हो जाएगा? स्पिंक्टर ऑफ ओडाई को जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपना पेनक्रियाज है, यहाँ स्पिंक्टर ऑफ ओडाई है, इससे जो भी सिक्रेशंस वगैरह आ रहे हैं वो वापस यहीं रह जाएंगे। वो जो है अपना डोडेनम में जो है वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, नहीं आ पाएंगे तो क्या होगा? इसमें इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, कंडीशन जो है इम्प्रूव होने की बजाय जो है ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए जो है वो मॉर्फिन जो है हम नहीं देते हैं। हालांकि हमें राइट आंसर मिल गया, लेकिन ऑप्शन डी भी देख लेते हैं कि एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन जो है क्या वो पेनक्रेटाइटिस में नहीं देनी है। तो हालांकि वैसे देखा जाए तो एंटी जो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो नहीं देते हैं, लेकिन दे सकते हैं जीआईटी के केस में। तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फीमेल क्लाइंट बीइंग सीन इन फिजिशियंस ऑफिस हैज जस्ट बीन शेड्यूल फॉर बेरियम स्वालो नेक्स्ट डे। कि एक फिजिशियन के ऑफिस में उसके चैम्बर में अभी एक फीमेल लेडी आई है जिसका कि बेरियम स्वालो जो है वो कल होना है। ठीक है, कब होना है? कल होना है। देखो शेड्यूल फॉर टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट डे। द नर्स राइट डाउन विच इंस्ट्रक्शन फॉर द क्लाइंट टू फॉलो बिफोर टेस्ट। तो नर्स जो है उसको बोलेगी भाई कल तुम्हारा टेस्ट होना है, तो कल तुम्हारे टेस्ट में तुमको ये रखना है। क्या रखना है? देखो, क्या उसको वो एनपीओ के लिए बोलेगी कि भाई 8 घंटे से आपको जो है कुछ नहीं खाना, आपको रात को खा लेना है, 11-12 बजे सुबह हम आपका 8 बजे जो है ये रेडियोग्राफी जो टेस्ट है वो हम करेंगे, तो आपको 8 घंटे से जो है वो एनपीओ रखना है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमें कह रहा है कि क्या आप जो है रेगुलर ब्रेकफास्ट वगैरह जो है सब कुछ खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी हमें बोल रहा है कंटिन्यू टू टेक ऑल ओरल मेडिसिन एज शेड्यूल्ड, कि आप जो है जो भी आपकी ओरल मेडिसिन वगैरह जो भी आप ले रहे हो, आपके जो दवाइयाँ चल रही हैं वो आप रेगुलरली ले लेना। ठीक है, आप सुबह जब करोगे तो ले लेना जो भी आप लेते हो। ऑप्शन डी हमें ये बोल रहा है मॉनिटर ऑन बावल मोमेंट पैटर्न फॉर कॉन्स्टिपेशन, कि पेशेंट के जो हैं बावल मोमेंट जो है वो हमें मॉनिटर करने हैं। ठीक है, कि उसका बाउल मोमेंट कैसा है। हो सकता है हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिले तो हम बेरियम स्वालो ना करें। ठीक है, ये ऑप्शन ये बोल रहा है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 ऑप्शन, कि जब भी हम बेरियम स्वालो करते हैं तो जो है उसको पेशेंट को एनपीओ रखना ज़रूरी है, मस्ट है। क्या है? मस्ट है। तो यहीं हमें राइट आंसर मिल गया। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है कि जब भी हम बेरियम स्वालो करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई अब वहाँ पे अगर वो पेशेंट ने खाना खा लिया है तो एस्पिरेशन के चांसेस रहेंगे। क्या रहेंगे? एस्पिरेशन के चांसेस रहेंगे। तो उन्हीं एस्पिरेशन चांसेस को कम करने के लिए हमें जो है पेशेंट को 8 घंटे मिनिमम जो है हमें क्या करना पड़ेगा? एनपीओ रखना पड़ेगा।
तो ऑप्शन ए तो हमें यहीं मिल गया, आंसर तो मिल गया, लेकिन ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। ईट ए रेगुलर सफ़र और ब्रेकफास्ट, जब हमें एनपीओ रखना ही है तो वो ब्रेकफास्ट वगैरह क्यों खाएगी, तो ब्रेकफास्ट तो उसको हम देंगे ही नहीं, तो ऑप्शन बी अपना गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या है, कंटिन्यू टू टेक ऑल ओरल मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड, ऑप्शन सी कह रहा है कि मेडिसिन जो है वो आप लेंगे, लेकिन वो तो हम अपने प्रोसीजर होने के बाद भी दे सकते हैं, ठीक है, क्यों, हालांकि दे सकते हैं, पहले भी एक घूंट पानी से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन क्यों नहीं देंगे, हो सकता है कि वो ऐसी मेडिसिन ले रही हो जो बेरियम जो कंटेंट जो हम यूज करेंगे उससे वो कोई रिएक्शन करे और उसको क्या हो जाए, हाइपर सेंसिटिविटी वहाँ पे देखने को अपने को मिल सकती है। तो उसी हाइपर सेंसिटिविटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी मेडिसिन वगैरह हैं उनको भी हम होल्ड पे कर देते हैं। ऑप्शन डी हमें क्या कह रहा है, ऑप्शन डी क्या बोल रहा था, मॉनिटर बावल मूवमेंट पैटर्न फॉर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, हाँ कॉन्स्टिपेशन के लिए हम कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक इतनी बड़ी वो नहीं है चीज़ कि जो है उसके लिए हमें जो है यह प्रोसीजर रोकना पड़े, क्योंकि बेरियम स्वालो जब भी करेंगे तो उससे भी क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो जब भी ऐसा कोई प्रोसीजर हम करते हैं तो उसके बाद हम हमेशा क्या देते हैं पेशेंट को, लैक्जेटिव जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं पोस्ट प्रोसीजर, कि जब भी प्रोसीजर हो जाएगा तो उसके बाद उसको लैक्जेटिव तो वैसे ही देना है, ठीक है। तो आप समझ गए सारे रेशनल, ऑप्शन ए जो है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट एंड इंस्पेक्ट द स्किन ऑफ द एब्डोमन, कि एब्डोमिनल असेसमेंट कर रही है, फिजिकल एग्जामिनेशन से ये क्वेश्चन है कि पेशेंट जो है वो एब्डोमिनल असेसमेंट कर रही है, पेशेंट ने इंस्पेक्शन कर लिया एब्डोमन का, क्या कर लिया, इंस्पेक्शन तो उसने कर लिया, ठीक है। द नर्स परफॉर्म विच असेसमेंट टेक्निक नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वो क्या करेगी, ठीक है। तो देखो नॉर्मल अपना जो फिजिकल असेसमेंट का जो मेथड होता है वो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो होता है इंस्पेक्शन, दूसरा आता है पाल्पेशन, तीसरा आता है परक्यूशन, नंबर 4 आता है अस्कल्टेशन, क्या आता है, अस्कल्टेशन, ठीक है। ये नॉर्मल एक सीक्वेंस है जो हम किसी भी फिजिकल एग्जामिनेशन में जो है ये फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, किसमें, एक्सेप्ट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। ये 5 स्टार नहीं है, 10 स्टार मान लो, ये 10 स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्ज़ाम में आया हुआ है और दोबारा भी आ सकता है। लेकिन जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन के बाद हम करते हैं अस्कल्टेशन, क्या करते हैं, अस्कल्टेशन, उसके बाद हम करते हैं परक्यूशन, और उसके बाद हम करते हैं क्या, पाल्पेशन, क्या करते हैं, पाल्पेशन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है। अब आप देख लो, नेक्स्ट पूछा है हमारे से, उसने क्या कर लिया है, इंस्पेक्शन तो कर लिया है, क्या कर लिया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसने इंस्पेक्शन तो कर लिया है, नेक्स्ट वो क्या करेगी, ठीक है। तो देखो अगर ये एब्डोमेन का क्वेश्चन नहीं होता और वैसे पूछता तो हम पाल्पेशन करते, लेकिन ये क्वेश्चन रिलेटेड है एब्डोमेन से, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अस्कल्टेशन करेंगे, क्या करेंगे, अस्कल्टेशन। तो ऑप्शन में ढूंढ लो, देखो पाल्पेट द एब्डोमिनल फोर साइज, तो पाल्पेशन तो हम करते ही नहीं है, ठीक है, इंस्पेक्शन के बाद। पाल्पेट द लीवर एट द राइट, नहीं, नाम तो पाल्पेट ही है ना, चाहे किसी को भी पाल्पेट करो, लीवर को करो, चाहे किसी को भी हम पाल्पेट करके देख रहे हैं, लेकिन पाल्पेट नहीं करते, क्या करेंगे, अस्कल्टेशन करेंगे। ऑप्शन सी हमें बोल रहा है क्या, लिसन द बाउल साउंड इन ऑल 4 क्वाड्रेंट, लिसन का मतलब ही होता है अस्कल्टेशन करना, सुनना, स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनना। ऑप्शन डी हमें क्या कह रहा है, परक्यूशन, तो परक्यूशन तो हम करते ही नहीं है, ऑप्शन सी जो है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, कि हम इंस्पेक्शन के बाद में एब्डोमिनल असेसमेंट में डायरेक्टली अस्कल्टेशन करते हैं, ना कि पाल्पेशन, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब पैग सॉल्यूशन, जिसको सेट में बोलते हैं ना पैग, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पैग सॉल्यूशन जो है
उसका क्या हो रहा है, इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द फीमेल क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर कोलोनोस्कोपी, कि एक पेशेंट का कोलोनोस्कोपी होना है उसको पैग सॉल्यूशन दिया जाना है। द क्लाइंट बिगिन टू एक्सपीरियंस डायरिया, और क्लाइंट को डायरिया फील हो गया है। फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जैसे ही हमने सॉल्यूशन एडमिनिस्टर किया पेशेंट को क्या फील हुआ, डायरिया फील हुआ। वाट एक्शन द नर्स, वाट एक्शन बाय द नर्स इज अप्रोप्रिएट, तो नर्स क्या मानेगी कि कौन सा नर्सिंग एक्शन जो है वो अप्रोप्रिएट है। डायरिया के रिगार्डिंग हमें आंसर देना है और पैग के रिगार्डिंग हमें आंसर देना है। ठीक है, तो देखो पहले तो जब भी हम पैग सॉल्यूशन देते हैं तो ये डायरिया करता ही करता है। क्या करता है, डायरिया जो है वो कोज करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन ए हमें कह रहा है कि उसको डायरिया हो गया है और आप क्या लगा दो, आईवी इन्फ्यूजन लगा दो, क्योंकि उसको डायरिया हुआ तो डिहाइड्रेशन भी होगा। ठीक है, तो आईवी इन्फ्यूजन हम लगा देंगे, ये इसका सही आंसर है देखा जाए तो। एडमिनिस्टर एनिमा, हाँ उसको दस्त हो रहा है और लगा दो और दस्त कर दो, है ना, साथ में पुर चालू कर दो उसको। ठीक है, तो क्या ये राइट आंसर है? नहीं, ये राइट आंसर बिल्कुल भी नहीं है। सी ऑप्शन क्या है, कैंसल द डायग्नोस्टिक टेस्ट, कि उसको तो डायरिया हो गया है। ठीक है, पैग हमने दिया था तो देते ही उसको डायरिया हो गया, तो भाई टेस्ट जो है वो कैंसिल कर दो। ठीक है, और डायरिया नॉर्मल होने का वेट करो कि जब उसको डायरिया जो है वो नहीं रहे तब हम टेस्ट करेंगे। तो ऐसा होता है क्या? नहीं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, एक्सप्लेन दैट डायरिया इज एक्सपेक्टेड। ऑप्शन डी हमें ये कह रहा है कि पेशेंट को ये बताओ कि ये जो दवाई हमने दी है, जो सॉल्यूशन हमने दिया है, इससे आपको डायरिया होगा ही होगा। ठीक है, होगा, लेकिन हम उसको मैनेज करेंगे। उस डायरिया को मैनेज करने के लिए आपको एडिशनल जो है मैनेजमेंट हम देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हमें ये बता रहा है। तो जैसे मैंने बताया पैग सॉल्यूशन जो है वो डायरिया करता ही करता है, तो ये एक एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। तो ये पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो देखो आईवी इन्फ्यूज़न भी हम लगा सकते हैं, मान लिया कि, और जो है लगाना ही होता है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है। ठीक है, अप्रोप्रिएट एक्शन जो है हमें पूछा था डायरिया के रिगार्डिंग। ठीक है, पेशेंट कंफ्यूज ना हो, एंग्जाइटी ना हो कि नहीं यार ये दवाई मुझे तो हो सकता है रिएक्शन कर गई होगी, जो है मुझे लेते ही जो है मुझे क्या हो गया, डायरिया हो गया है। तो नहीं, उसको घबराने से रोकना है, उसको बताना है कि नहीं ये चीज़ एक्सपेक्टेड है, एक नॉर्मल चीज़ है।